हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। अब ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते समय टू टेल्ड एंड वन टेल्ड टेस्ट दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। किस तरीके से किन केसेस में हमें वन टेल्ड टेस्ट करना होता है और किस केस में टू टेल्ड टेस्ट करना होता है, वही हम इस पीपीटी के अंदर आज देखेंगे। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे चीज़ों को। हाइपोथेसिस क्या है? एनी अजम्पशन द रिसर्चर मेक्स ऑन द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट। कोई भी रिसर्च जब हम कंडक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जो फर्स्ट अजम्पशन हम लेके चलते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारे रिजल्ट्स जाएंगे, वही अजम्पशन हाइपोथेसिस कहलाता है। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है दो कंपीटिंग हाइपोथेसिस के बीच में से एक को सेलेक्ट करना, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मतलब क्या है? हम जो नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस लेके चलते हैं जो कि आपस में कैसी हैं? कंपीटिंग हाइपोथेसिस हैं, दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है इसका मतलब हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉल्स है, और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो इसका मतलब हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है। तो ये दोनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, आपस में कंपीटिंग है। तो इनमें से एक को जब हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए जो टेस्ट यूज करते हैं उसी टेस्टिंग प्रोसेस को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब तक कि एक्सपेरिमेंट प्रूव नहीं हो जाता है, जब तक कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एविडेंसेस नहीं मिल जाते हैं, तब तक रिसर्च के लिए हम कोई ना कोई अजम्पशन लेके चलते हैं कि पैरामीटर, जो भी आपके पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जाएंगे और क्या वैल्यू रखेंगे। तो जो फर्स्ट अजम्पशन हम लेके चलते हैं वही नल हाइपोथेसिस कहलाता है। जब तक कि एक्सपेरिमेंट के एंड में प्रूव नहीं हो जाता है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है या फॉल्स है, तब तक के लिए हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानकर चलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट अजम्पशन अबाउट द रिजल्ट्स लेके हम चल रहे हैं कि हम मान के जो चल रहे हैं कि हमारे पैरामीटर्स की क्या वैल्यू होगी, वो हमारी नल हाइपोथेसिस है, जब तक कि हमें एविडेंसेस नहीं मिल जाते कि वो नल हाइपोथेसिस गलत है। अब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो हमारे पैरामीटर हैं उनकी वैल्यू नल हाइपोथेसिस से कितना वेरी करेगी, यानी कि नल हाइपोथेसिस से कितना डेविएट कर सकती है हमारे पैरामीटर्स की वैल्यू, वो बताती है हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि ये नल हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस अगर ट्रू होगी तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस फॉल्स होगी, और अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स होगी तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू होगी। टेस्टिंग में आप एक सैंपल पे अपने ऑब्जर्वेशंस कंडक्ट करते हैं जो कि आपने पॉपुलेशन में से निकाला है। अब वो आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपका एक्सपेरिमेंट है, वो वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए आपको कई बार अलग अलग सैंपल्स फॉर्म करके उसमें से रिजल्ट्स निकाल के उसको एविडेंसेस देने पड़ते हैं कि आपका जो सैम्पलिंग का तरीका था या आपकी जो रिसर्च थी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ट्रू हैं। तो जो अलग अलग सैंपल्स पे आप रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं उनका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग सैंपल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मीन आपका निकल कर आ रहा है, उसको जब आप ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो नॉर्मल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहलाता है, जो कि एक बेल शेप्ड का होता है। और जो आपकी एक्सिस है, जो आपका सेंटर है, उसके दोनों तरफ वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल यानी कि बिल्कुल एक जैसा। आप सेंटर देख रहे हैं जहां पर z वैल्यू 0 मेंशन करी हुई है, उसके दोनों तरफ से ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, और इसका जो 0 है, जो सेंटर है, वही आपकी नल हाइपोथेसिस को शो करता है, यानी कि जो इसका पीक पॉइंट है उस पीक पॉइंट पे आपकी नल हाइपोथेसिस के रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर जीरो वैल्यू की लिखी हुई है,
क्योंकि नल हाइपोथेसिस, आपकी नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, कोई भी रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं, किसी भी नई टेक्निक के इफेक्ट्स चेक करने के लिए देखते हैं, या फिर ये देखने के लिए कि नई टेक्निक जो एग्जिस्टिंग वन थी उससे कितनी बेटर है, तो नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, यानी कि कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, नई टेक्निक जो आई है वो पहली वाली से कुछ भी बेटर नहीं है और उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स वहां पर वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो जो सेंटर पॉइंट है आपका, जो पीक पॉइंट है इस बेल शेप्ड कर्व का, वो आपकी नल हाइपोथेसिस शो करता है। और ये राइट साइड और लेफ्ट साइड जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो इसकी टेल्स को शो कर रहे हैं, राइट टेल एंड टू टेल, सॉरी राइट टेल एंड लेफ्ट टेल शो कर रहे हैं आपके इस कर्व के। तो जो आपके सैंपल के, जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया है उसके रिजल्ट्स हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपकी नल हाइपोथेसिस के साथ कोइंसाइड करें, यानी कि उसके इक्विवेलेंट ही आ जाए, ये हमेशा डेविएट करते हैं, क्योंकि सैंपल आपका कभी भी 100% ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है पॉपुलेशन का, तो आपका आंसर नल हाइपोथेसिस से हमेशा डेविएट करता है। ठीक है, तो डेविएट करते करते वो राइट साइड की तरफ भी जा सकता है और वो लेफ्ट साइड की तरफ भी जा सकता है, तो आंसर आपका, जो आपका सैंपल का रिजल्ट है वो राइट साइड भी जाएगा और लेफ्ट साइड भी जाएगा। उसी की टेस्टिंग हम करते हैं किसमें, टू टेल्ड एंड वन टेल्ड टेस्ट में, कि आपका आंसर के लिए सिर्फ एक टेल की तरफ जाएगा या दोनों टेल्स की तरफ जाएगा, उसी के बेसिस पे आप अपनी टेस्टिंग को कंडक्ट करते हैं। देखिए, जब आप रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो उस समय आपको क्या करना होता है, पॉपुलेशन में से एक सैंपल सेलेक्ट करके उस पर अपने ऑब्जर्वेशन आप कंडक्ट करते हैं और उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आपकी हाइपोथेसिस के कितना क्लोज आपके रिजल्ट हैं उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है और रिजेक्ट होती है। जितना क्लोज हाइपोथेसिस के होगा उतना ही माना जाएगा कि आपका सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था, और जितना ही डेविएशंस आएंगे ट्रू नल हाइपोथेसिस से उतना ही माना जाएगा कि आपका सैंपल अच्छा नहीं था, यानी कि मे बी वहां पे कुछ एरर्स आई होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब क्या है, एक ग्राफिकल वे में जो भी आपके डिफरेंट सैंपल्स के रिजल्ट आए हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं एक कर्व के थ्रू, और जिसको हम ज्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मानकर चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब क्या हुआ कि ये कर्व ओरिजिन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में जो वैल्यू है दैट इज 0। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या है, ये जो आपकी पीक तक शो कर रहा है, जो पीक पे वैल्यू है वो आपकी नल हाइपोथेसिस है। आप कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं उसमें क्या आप चेक करते हैं, या तो आप चेक करते हैं किसी चीज का इफेक्ट, या आप कंपेयर करते हैं कि कोई आपने नया चीज इंट्रोड्यूस किया तो जो एग्जिस्टिंग था उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, या कितना बेटर है नई टेक्निक आपकी। तो इन सारी चीजों के लिए आप अपने रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, और जो बीच में वैल्यू 0 आई है, जो बीच में आपकी म्यू की वैल्यू, या म्यू क्या है हमारा, पॉपुलेशन मीन की वैल्यू 0 आई है, इसका मतलब ये है कि ये नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहती है क्या है कि यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। दैट मीन्स जो नया आपने चीज इंट्रोड्यूस करी है वो पुरानी चीज से कुछ अलग नहीं है। आपने कोई टीचिंग की नई टेक्निक इंट्रोड्यूस करी, नई मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस करी, या फिर आपने कोई नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस करी, तो नल हाइपोथेसिस कहती है कि एग्जिस्टिंग मेडिसिन में और जो नई मेडिसिन है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर इफेक्ट 0 है। तो वही रिप्रेजेंट कर रही है हमारी नल हाइपोथेसिस, और ये मिडिल में, यानी कि ये जो आपका एक्सिस है इस पे रिप्रेजेंट हो रही है जो पीक वैल्यू है, और दोनों तरफ आप इस पीक वैल्यू के दोनों तरफ देखेंगे कि जो एरिया है वो सिमेट्रिकल है, जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है जो कि सिमेट्रिकल होता है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द एक्सिस। क्लियर?
अब वन टेल टेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको प्रिसीजन रेंज बताया था। प्रिसीजन रेंज बताया का मतलब ये होता है कि वो रेंज, ठीक है, अगर आपका 0 ही आ रहा है, यानी कि आपका रिजल्ट भी ये कह रहा है कि कोई भी इफेक्ट नहीं है नई मेडिसिन में और जो एग्जिस्टिंग मेडिसिन में है उसमें, तो यानी कि आप नल हाइपोथेसिस से पूरा आपका क्लोज है, आपकी जो आपके रिजल्ट्स हैं वो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी डेविएशंस हैं, ठीक है, तो कुछ लिमिट तक वो डेविएशंस, वो एरर्स एक्सेप्टेबल होती हैं, ठीक है। तो जितने रेंज तक एरर्स होने के बावजूद आपके रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल हैं, वो प्रिसीजन रेंज कहलाता है। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद यानी कि उससे ज्यादा अगर डेविएशंस आते हैं तो उन रिजल्ट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर वन टेल टेस्ट क्या होंगे? A hypothesis test in which the alternative is suggested in such a way that the probability of making a type 1 error is entirely in one tail of a sampling distribution. देखिए ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की दो टेल्स आपको दिख रही हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, ठीक है। तो टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर कब होती है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो टाइप 1 एरर एक ही साइड में, यानी कि एक ही टेल में, चाहे वो राइट टेल हो चाहे वो लेफ्ट टेल हो, तो एक ही टेल में अगर होगी उस चीज की प्रोबेबिलिटी अगर है तो वो हमारा वन टेल टेस्ट कहलाता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो राइट टेल पे लाई कर सकते हैं या लेफ्ट टेल पे लाई कर सकते हैं, नल हाइपोथेसिस से ज्यादा हो सकते हैं या नल हाइपोथेसिस से कम हो सकते हैं, तो वो उस केस में वन टेल टेस्ट होता है। A hypothesis test in which the population parameter is known to fall either left or right of the center of the sampling distribution. आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर है या तो उसके लेफ्ट साइड पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर रहा है या फिर राइट साइड पॉपुलेशन पैरामीटर लाई कर रहा है, तो उस केस में वन टेल टेस्ट कहलाएगा। मतलब या तो राइट पे लाई करेगा वो या फिर लेफ्ट पे लाई करेगा, और दोनों ही केसेस में क्योंकि वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है इसलिए वहां पे आपकी नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर देंगे। टेस्टिंग के टाइम पे जब आपके माइंड में क्लियर है, जब आपको ऐसा सपोजिशन है, ऐसा अजम्पशन है कि आपके जो सैंपल के रिजल्ट्स हैं वो नल हाइपोथेसिस से ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस कह रही है कि इफेक्ट्स नहीं है, 0 इफेक्ट्स हैं, लेकिन आपको ये क्लियर है कि वो इफेक्ट्स 0 से ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? राइट टेल्ड टेस्ट, यानी कि आपका जो आंसर है वो राइट टेल की तरफ लाई करेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप राइट टेल टेस्ट को यूज करते हैं। जो रिजेक्शन रीजन होगा वो राइट टेल की तरफ होगा और वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, दैट मीन्स राइट साइड की तरफ का 5% एरिया जो होगा वो रिजेक्शन रीजन कहलाएगा, और 5% से लेफ्ट साइड, यानी कि जो 5% से लेफ्ट साइड आपका 95% रीजन बचा वो एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर उस एक्सेप्टेंस रीजन में आपका आंसर लाई करता है तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर राइट साइड के 5% रीजन में आपका आंसर लाई करता है जो कि रिजेक्शन रीजन है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। तो राइट टेल टेस्ट के केस में नल हाइपोथेसिस क्या हो सकती है? द इफेक्ट इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 0 होगा नल हाइपोथेसिस, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगी? द इफेक्ट इज ग्रेटर देन 0। अब आपको जब क्लियर है आपके माइंड में कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो नल हाइपोथेसिस से कुछ के लेफ्ट साइड में लाई कर सकते हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस आपकी कह रही है कि देयर इज नो इफेक्ट, तो लेकिन आपका जो आंसर 0 इफेक्ट, लेकिन आपका जो सपोजिशन है, अजम्पशन है, वो कह रहा है कि 0 से भी कम है, ठीक है। तो आप जब क्लियर हैं इस कंडीशन पे तो आपका आंसर आपको पता है कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाई करेगा, तो उस कंडीशन में आप लेफ्ट टेल टेस्ट को यूज करेंगे।
ठीक है, तो इस कंडीशन में जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो रीजन हमारा लेफ्ट टेल पे लाई करेगा। 5% रीजन ऑफ दैट कर्व हमारा रिजेक्शन रीजन होगा और उस रिजेक्शन रीजन के राइट साइड वाला पूरा एरिया 95% वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। अगर 95% वाले एक्सेप्टेंस रीजन में आपका आंसर लाई करता है तो दैट मीन्स आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर जो 5% रिजेक्शन एरिया है उसमें आपका आंसर लाई करता है तो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अब देखिए, जो पॉइंट आपके रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन से सेपरेट कर रहा है वो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट आप आगे जो टेस्ट पढ़ेंगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, उनमें आपको टेबल्स मिलती हैं तो उनमें मेंशन होते हैं कि क्या क्रिटिकल पॉइंट है जो आपको सेपरेट कर रहा है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रीजन को। वन टेल टेस्ट को समझिए। किसी प्रिंसिपल कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, वो क्लेम करता है कि उसके स्कूल में स्टूडेंट्स का जो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है वो अबव एवरेज है। ठीक है, तो इसके लिए एक सैंपल लिया गया, अ रैंडम सैंपल ऑफ 30 स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया जिनका फिर स्कोर टेस्ट किया गया और जो कि कितना आया, सैंपल का मीन स्कोर आया 112। अब यहाँ पर जो वैसे हमारा पॉपुलेशन का मीन था इंटेलिजेंस का वो 100 था, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 15 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप नल हाइपोथेसिस को तैयार करेंगे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है कि h नॉट म्यू इज इक्वल टू 100, जो कि एक्सेप्टेड फैक्ट था कि पॉपुलेशन का जो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है किसी स्टूडेंट का दैट इज 100। उसके बाद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी, यहाँ पर रिसर्चर क्या चेक करना चाह रहा है, क्या क्लेम करना चाह रहा है। जो प्रिंसिपल क्लेम कर रहा है कि उसके स्कूल के स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल, IQ लेवल अबव एवरेज है। अबव एवरेज का मतलब क्या हुआ, ज्यादा है, और जो एवरेज IQ लेवल था वो 100 है। तो इसका मतलब क्या है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, म्यू इज ग्रेटर देन 100। तो ये ग्रेटर देन 100 का मतलब क्या हुआ कि नल हाइपोथेसिस से ज्यादा। ठीक है, तो दैट मीन्स राइट साइड की तरफ जाएगा। ये टेस्ट हमारा किस तरफ जाएगा, राइट टेल पे जाएगा। क्योंकि अगर ज्यादा है, ये क्लेम किया जा रहा है, और यहाँ पर हम सिग्निफिकेंस लेवल कितना लेंगे, 5% सिग्निफिकेंस लेवल लेंगे। दैट मीन्स जो 5% एरिया है राइट टेल की तरफ वो हमारा रिजेक्शन एरिया होगा, क्योंकि सिग्निफिकेंस लेवल हमें क्या बताता है, वो ये बताता है कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू होने के बावजूद किन प्रोबेबिलिटी में रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो 5% लेवल सिग्निफिकेंस का मतलब क्या हुआ कि राइट टेल पे जो 5% एरिया है अगर उस पे आपका आंसर लाई करेगा तो वो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। जब रिसर्च प्रॉब्लम में आपको ये क्लियर नहीं है कि कर्व के आपका राइट साइड पे आंसर लाई कर सकता है या लेफ्ट साइड पे लाई कर सकता है, आपकी नल हाइपोथेसिस कह रही है कि इफेक्ट इज इक्वल टू 0 और आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रही है कि द रिजल्ट इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन वो 0 से ज्यादा है या 0 से कम है वो आपको पता नहीं है। तो दैट मीन्स वो इक्वली दोनों ही साइड्स पे लाई कर सकता है, राइट टेल पे भी लाई करेगा और लेफ्ट टेल पे भी लाई करेगा। तो उस कंडीशन में आप 2 टेल टेस्ट यूज कर से समझिए। ये आपका बेल शेप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है जो -1 ये -x से +x तक का आप रीजन देख रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर इसके बीच में आपका आंसर लाई करता है दैट मीन्स आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। और ये x से राइट साइड जब 2 टेल की कंडीशन आएगी तो आपको पता नहीं है कि ये ज्यादा है आपकी नल हाइपोथेसिस से या फिर कम है, तो ये दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। जो x से राइट साइड वाला एरिया है वो भी रिजेक्शन एरिया है और जो -x से लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो भी रिजेक्शन एरिया है। ठीक है, तो -x से x तक का आपकी प्रिसीजन रेंज आ गई। अब इससे ज्यादा या इससे कम, x से ज्यादा या -x से कम हमारा आंसर आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारी नल हाइपोथेसिस हमें रिजेक्ट करनी होगी।
और वो जो 5% हम सिग्निफिकेंस लेवल मानकर चलते हैं, अगर 2 टेल की कंडीशन है और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो वो 2.5% दोनों ही टेल्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि 2.5% ऑफ एरिया पे और 2.5% ऑफ एरिया लेफ्ट टेल पे। तो दोनों ही डायरेक्शन में रिजेक्शन एरिया आएगा, 2.5% इधर और 2.5% राइट साइड पे। यहाँ पर दोनों साइड्स में 2.5% प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 2.5% प्रोबेबिलिटी है राइट साइड में जाने की और 2.5% ही प्रोबेबिलिटी है आपकी लेफ्ट साइड में जाने की। और सेंटर में आपका z इज इक्वल टू 0 दिखा रहा है। जो z टेस्ट, जो बेसिक टेस्ट है हमारा सैम्पलिंग का, उसमें हम z टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और जो क्रिटिकल वैल्यू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जो आपका वैल्यू, जो पॉइंट आपका रिजेक्शन रीजन को एक्सेप्टेंस रीजन से सेपरेट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे 1.96 है, अगर आप अपनी z वैल्यू जो आप कैलकुलेट करते हैं टेस्ट के थ्रू, आगे आप पढ़ेंगे, वो अगर 1.96 से ज्यादा आती है तो दैट मीन्स वो राइट वाले रिजेक्शन रीजन में लाई करेगा और वो आपका नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा। और उस दूसरी तरफ देखिए, अगर आपका आंसर -1.96 से कम आता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो आंसर है वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है वो, और उसको रिजेक्ट कर देगा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर -1.96 से लेके +1.96 के बीच में अगर आपका आंसर कहीं आता है तो दैट मीन्स वो प्रिसीजन रेंज में है, एक्सेप्टेंस रीजन में है, और उस कंडीशन में आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। है टू टेल टेस्ट का, किसी भी ओबीज पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल का मीन 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। एक रिसर्चर सोचता है कि रॉ कॉर्न स्टार्च डाइट में डाल के इस जो 100 मीन आया है ब्लड ग्लूकोज का, वो लेवल बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, यानी कि जो भी स्टार्च वो ऐड करना चाह रहा है डाइट पे, उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। ये टेस्ट करने के लिए उसने 30 पेशेंट्स का एक सैंपल लिया, ठीक है, और जब सैंपल टेस्ट किया तो उसके हिसाब से जो मीन ग्लूकोज लेवल आया वो 140 का आया, ठीक है। तो इसमें हमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है कि रॉ कॉर्न स्टार्च का कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगी हमारी, H0 म्यू इज इक्वल टू 100, क्योंकि मीन आपको यहाँ पर पहले 100 दिया हुआ था। और उसके बाद ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, जो आपका रिसर्चर है वो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि रॉ कॉर्न स्टार्च डाल के ये 100 से कम भी हो सकता है और 100 से बढ़ भी सकता है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहेगी आपकी, H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 100, ठीक है। और थर्ड स्टेप में आप अपनी अल्फा लेवल फाइंड आउट करेंगे। अल्फा लेवल का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल, रिजेक्शन रीजन में आने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी है, वो 5% आप जनरली लेके चलते हैं। और अब आपको डिसाइड करना है कि ये टू टेल टेस्ट है या राइट टेल टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर क्लियर नहीं है कि वो वैल्यू 100 से बढ़ जाएगी या 100 से कम हो जाएगी अगर वो कॉर्न स्टार्च ऐड कर देगा पेशेंट की डाइट में। तो जब क्लियर ही नहीं है, जब नॉट इक्वल टू का साइन है, तो दैट मीन्स 100 से भी ज्यादा हो सकता है या 100 से कम भी हो सकता है। तो दैट मीन्स ये टू टेल्ड टेस्ट होगा, राइट साइड में भी इसका वैल्यू जा सकता है और लेफ्ट साइड में भी इसका वैल्यू जा सकता है। और जो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स में, दोनों ही टेल्स में ये लाई कर सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.025। इसमें किसी भी रिसर्चर को वन टेल टेस्ट तभी यूज करना चाहिए जब वो श्योर हो कि उसका जो आंसर है, वो जो डिफरेंस है उसके सैंपल के रिजल्ट्स में और पॉपुलेशन के रिजल्ट्स में, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज को लेके रिसर्चर श्योर है, उसे पता है कि उसके रिजल्ट्स हैं या तो ग्रेटर देन के रेंज में जाएंगे या फिर लेस देन की रेंज में जाएंगे। और जब ये चीज क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन में टू टेल टेस्ट करना ही ज्यादा सेफ होगा, ठीक है। तो ज्यादातर टू टेल टेस्ट करना ही प्रेफरेबल है, क्योंकि वहां पे हम सिक्योर्ड हैं, हमें पता नहीं है
कि हमारा आंसर राइट डायरेक्शन में लाई करेगा या लेफ्ट डायरेक्शन में लाई करेगा। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो 2 टेल टेस्ट प्रेफर करते हैं।